नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी एग्ज़ाम पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। और दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का है। 19 मार्च 2021 को फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था दोस्तों, ये वो पेपर है। इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो ज़रूर इनको पढ़ें, क्योंकि आईटीआई में तो क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं। लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। सभी 40 क्वेश्चन आपको डिटेल से हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका उत्तर ये क्यों और कैसे आया। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन ज़रूर रहेगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आग बुझाने की स्मूथरिंग विधि कौन सी है। ठीक है ना। देखो, आग बुझाने की 3 विधियां होती है: स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाना। ठीक है। जल का उपयोग करके टेम्परेचर कम करने वाली विधि को बोलते हैं कूलिंग। और आग से ईंधन को हटाकर आग बुझाने की विधि को बोलते हैं स्टार्विंग। ठीक है दोस्तों। तो आग बुझाने की तीनों विधियाँ: स्टार्विंग होती है ईंधन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करने की विधि को बोलते हैं कूलिंग, और ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाने को बोलते हैं स्मूथरिंग। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि यही इसने पूछा है। आगे दोस्तों, BIS का पूरा नाम पूछा है और ये तो हम सब जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा जो सवाल है वो है, इस औजार का नाम क्या है। हमें एक टूल दिखाया है और दोस्तों मैं आपको इस टूल का पहले नाम बता दूं। इस टूल का नाम है पिंसर। अब बहुत से मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ रेगुलर टच में, और पिंसर का मैंने कई बार आपको सवाल करवाए। सो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या आएगा। दोस्तों पिंसर होता है लकड़ी से जब हमें कील निकालनी हो ना, तब इसका उपयोग करते हैं। पतली नुकीली कीलें जो लकड़ी में अपन लगाते हैं, उनको जब हमें बाहर निकालना हो तब अपने इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पूछा है कि सीट मेटल जो वर्क होता है उसमें सामान्यतः किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करते हैं। साथियों, सीट मेटल में जो हेम बोलते हैं, जो पतले किनारे हो जाते हैं ना, इनको हेम बोलते हैं। ठीक है। सीट मेटल वर्क जो होता है, और उन हेम मतलब तीखे जो किनारे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टेक लगाते हैं। तो जो अपने सीट मेटल वर्क होते हैं उसमें वर्गाकार स्टेक लगाया जाता है हमेशा। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि आपको गैल्वेनाइजिंग सीट पाइप में जॉइंटिंग की थ्रेड दिखाई गई है, और एक्स से जिस थ्रेड को हमने इंडिकेट किया है उस थ्रेड का नाम क्या है। दोस्तों दो तरह की थ्रेड सामान्यतः जीआई की सीट पाइप में यूज करते हैं। एक को बोलते हैं मेल, दूसरे को बोलते हैं फीमेल। तो ये जो हमारा है ये फीमेल कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। मेल फीमेल बोलते हैं इनको अपने, जिसमें लगाया जाता है वो फीमेल होती है। इलेक्ट्रिकल में भी अपने कॉन्टेक्ट होते हैं, मेल फीमेल कॉन्टेक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। सो अपने इसका आंसर करेंगे डी, पैरेलल फीमेल थ्रेड। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है मोर्टाइज छेनी के बारे में। ठीक है। मोर्टाइज जो चीज़ल होती है वो क्या काम आती है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लकड़ी में जब आयताकार छेद हमें करने हो तो मोर्टाइज चीज़ल का उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग की विधि का नाम पूछा है दोस्तों। तो सोल्डरिंग की, ये देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये गन कहलाती है और ये सोल्डरिंग गन मेथड है। डिप सोल्डरिंग में क्या होता है कि एक बॉक्स होता है और इसमें सोल्डर भरा रहता है पूरा, इसमें चीज़ों को डुबोया जाता है। सोल्डरिंग आयरन के बारे में हम सब जानते ही है, और अगर फ्लेम यानी ब्लो लैंप वाली सोल्डरिंग हो तो वो भी देखते ही पकड़ में आ जाता। सी उत्तर होगा, सोल्डरिंग गन है ये, और इसमें उसी वायर से इसको गर्म किया जाता है जिसमें से करंट प्रोवाइड हो रहा हो। आगे दोस्तों सवाल पूछा SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो होती है उसका आकार कितना है। तो 0 से लेकर 36 तक होता है, जहां 0 सबसे मोटा माना जाता है और 36 जो है ये अपने पतला वायर माना जाता है, अगर गेज की हम बात करें।
अगला दोस्तों सवाल पूछा है कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें न्यूट्रल का आकार फेज की अपेक्षा तो हमेशा कम होता है, हम सभी जानते हैं, और लगभग आधा रखा जाता है, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर होता है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया वो है कि एक 16 एम्पीयर की केबल है, जब इसे कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाए तो इसकी रेटिंग कितनी होगी। दोस्तों केबलों की रेटिंग दो तरीके से चुनाव किया जाता है, एक होता है कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन और दूसरा होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। जो कोर्स एक्सेस होता है उसमें 0.81 लेते हैं और जो क्लोज एक्सेस होता है उसमें रेटिंग फैक्टर को 1.23 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1.23 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जो 16 एम्पीयर का करंट है इसको अगर कोर एक्सेस के लिए लेंगे तो 0.81 यानी लगभग 13 एम्पीयर इसकी रेटिंग बनेगी, और अगर अपन इसको क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए लेंगे तो ये लगभग 20 एम्पीयर रेटिंग के आसपास बनेगा। तो अभी हमारा उत्तर बी हो जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन होता लेकिन क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का क्वेश्चन आता तो फिर ऑप्शन 20 एम्पीयर करते, ये ध्यान रखना, मैंने कई बार पहले भी करवाया हुआ है। तांबे की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों तांबे में कुल 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखो हम सब जानते हैं कि इसी तरह से होगा कि 2, 8, 18 और चौथी कक्षा में 1 हो गया, क्योंकि 2 और 8 10 और 18 28 और 1 29। तो चौथी कक्षा में कितना होता है 1, तीसरी कक्षा में कितने हैं 18, दूसरी कक्षा में कितने हैं 8, पहली कक्षा में कितने हैं 2। आप सभी याद रखें पहली दूसरी तीसरी कक्षा का, ज़रूरी नहीं कि तीसरी कक्षा का ही हमेशा पूछा जाए। ओम के नियम के अनुसार वो तीन किन किन राशियों में संबंध दर्शाता है। VIR के बीच संबंध दर्शाता है, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच संबंध दर्शाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को हम ताप गुणांक बोलते हैं दोस्तों, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है ना। यानी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध के मान में कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई उसे हम ताप गुणांक बोलते हैं। अगर वृद्धि होती है तो PTC और कमी होती है तो NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। आगे दोस्तों सवाल पूछा है सीरीज परिपथ का उपयोग क्या है, ये हमसे पूछा गया है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखो वोल्ट मीटर हम सब जानते हैं समांतर में जुड़ता है, घरों में लाइटनिंग सर्किट भी समांतर में ही होता है, एमीटर का जो शंट होता है वो भी मीटर कॉइल के समांतर में लगता है, लेकिन एक वोल्ट मीटर में जो मल्टीप्लायर होता है वो सीरीज में लगता है, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज में लगाते हैं। डी उत्तर सही होगा। अगला सवाल पूछा है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है। तो सभी जानते हैं फेराड होती है, हेनरी इंडक्टेंस की है और महू जो है अपने एडमिटेंस की होती है, ससेप्टेंस की भी बोल सकते हो, और गुलाम जो है वो आवेश की इकाई है। BH कर्व में x के द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। दोस्तों डायग्राम इसमें प्रॉपर आ नहीं पाया, मैं आपको बता दूं, इसने इस तरह से सवाल दिया था जहां H है और B है, यूँ सेचुरेशन पॉइंट बना करके यूँ वापस सेचुरेशन की तरफ ले जाता है, तो इस भाग को x से दर्शाया था, इतने भाग को, ठीक है। और इस भाग को हम निग्राहिता बोलते हैं, कोअर्सिविटी फोर्स बोलते हैं, जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए लगता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा इंडिकेट कर दूं, ये जो है ना इतने से भाग को पूछा था, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो पार्ट है ना इतना सा इस तरफ वाला, ये अपना अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, जबकि ये जो ब्लू लाइन में आप देख रहे हो इसको निग्राहिता बल बोलते हैं, और यहाँ जो देख रहे हो आप ये सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ए ऑप्शन कर देना इसका। आगे सवाल पूछा है कि AC समांतर में इंडक्टेंस का व्युत्क्रमानुपात क्या है। वास्तव में इंडक्टेंस का नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का है, XL का पूछा है, तो XL का ससेप्टेंस होता है, ठीक है। डी उत्तर कर देंगे, B प्रतीक होता है, ससेप्टेंस इसका आएगा। और अगला सवाल है कि स्थिर कोणीय वेग से कौन सा परिमाण घूर्ण करता है। तो इसको फेजर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, जो एक नियमित अंतराल के साथ परिवर्तित होती है, चेंज होती है। सिंगल फेज AC में फेज अंतर पूछा है, तो सिंगल फेज का फेज डिफरेंस तो हमें सबको पता है 90 डिग्री होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और 3 फेज का पूछे तो 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लिथियम सेल की आउटपुट वोल्टेज। साथियों ध्यान रखें लिथियम सेल प्राइमरी सेल की श्रेणी में आता है और मैक्सिमम वोल्टेज वाला प्राइमरी सेल ये माना जाता है। कार्बन और लिथियम इसके टर्मिनल होते हैं,
यानी इसका एनोड जो होता है वो कार्बन का, और लिथियम का जो है इसमें कैथोड यानी नेगेटिव सिरा होता है। लगभग 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है। प्राइमरी सेलों में सर्वाधिक आउटपुट वोल्टेज देने वाला सेल यही है। बैटरी की क्षमता किस इकाई में होती है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम्पियर आवर में होती है, और इसका मतलब होता है कि ये इतने एम्पियर की धारा इतने घंटे तक दे सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाएगा। इस मेथड का नाम होता है ट्रिकल चार्जिंग विधि। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित ठंडे रूप में फोर्जिंग करनी है किसी पीवीसी ट्यूब का, तो उसका अधिकतम आकार कितना होता है, वो है दोस्तों 25 mm। यानी 25 mm तक का अगर कोई पीवीसी ट्यूब है तो उसको हम ठंडी अवस्था में मोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ हमें उसे गर्म करना होगा, फिर जो आकृति देनी है वो देंगे। यानी इससे कम अगर है और आप उसको अगर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वो टूट जाएगा, वो मुड़ नहीं पाएगा। ECC का पूरा नाम पूछा है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसका पूरा नाम होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और एक इसके जैसा ही और है तो वो ECE होता है, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। आगे दोस्तों विद्युत सामग्री का नाम पूछा है, तो ऑप्शन इसमें डायग्राम आ नहीं पाया। एडिसन स्क्रू प्रकार के होल्डर को दिखाया था, तो एडिसन स्क्रू होल्डर को थोड़ा ध्यान रखें, आपको इस तरह से होल्डर बनाया हुआ दिखाई देगा, तो उसमें थ्रेड पर न्यूट्रल होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट स्विच के साथ आपको 3 अलग अलग स्थान से एक लैंप को कंट्रोल करना है, तो कितने 2 वे स्विच लगाओगे। देखो दोस्तों, अगर एक लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल करना है तो ये मैंने कई बार बताया, आपको ध्यान रखें, फर्स्ट और लास्ट हमेशा 2 वे होते हैं, बाकी बीच में इंटरमीडिएट होते हैं। अगर 3 जगह से कंट्रोल करना है तो 2 2 वे और 1 इंटरमीडिएट है। अगर 4 जगह से भी कंट्रोल करना होता तो भी 2 वे तो 2 ही होते, इंटरमीडिएट की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती, 2। इसी तरह से यदि आपको 5 जगह से कंट्रोल करना होता तो आपके इंटरमीडिएट 3 हो जाते, 2 वे स्विच हमेशा 2 ही रहते हैं, ध्यान रखें। अपना उत्तर यहाँ पर बी होगा। अगला दोस्तों सवाल है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो एल्यूमिनियम का अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज़ करते हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक गलती कर दी है। गलती ये है कि इंग्लिश में देखो कॉपर दिया हुआ है और हिंदी में इसने एल्यूमिनियम लिख दिया, तो एक्चुअल में कॉपर का ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कॉपर के लिए 1.5 mm² होता है, जनरली हम घरेलू वायरिंग में कॉपर 1.5 mm² का ही लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्थ टेस्टर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव के गिरने के सिद्धांत पर ये काम करता है, और इस पर मैंने कंप्लीट थ्योरी की क्लास दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, तो मैंने आपको पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। पावर सब सर्किट में अधिकतम भार पूछा है 3000 वाट है, और लाइटिंग सब सर्किट अगर होता तो उसमें 800 वाट होता है। इसी प्रकार सवाल पूछा कि प्रति इकाई ठोस कोण प्रकाश सोर्स द्वारा दी गई चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या विद्युतीय फ्लक्स को क्या कहा जाता है, तो उसे हम चुंबकीय तीव्रता के नाम विद्युतीय तीव्रता के नाम से जानते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। डी उत्तर आएगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो केंडला में मापी जाती है। केंडला ना हो तो दूसरी इकाई फिर इसकी यही होती है, ल्यूमन प्रति स्टेडियन। प्रति स्टेडियन यानी एक स्टेडियन में कितने जो आपका ल्यूमन आपने प्रकाश दिया। फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान पूछा है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर गैस भरे फिलामेंट लैंप का पूछे तो फिर ध्यान रखना 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका गलनांक बिंदु पूछे तो फिर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कार्बन फिलामेंट लैंप का पूछे तो ध्यान रखना 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्किंग टेम्परेचर इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में 3 याद रखो, कार्बन वाले का 2000, टंगस्टन वाले का 2300 डिग्री, टंगस्टन वाला जिसमें गैस भरा हुआ हो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। किस प्रकार का वाट मीटर आपको चित्र में दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम पूरा आया नहीं, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर का दर्शाया है, तो इसके मैं कनेक्शन आपको बता देता हूँ कैसे होते हैं। इस तरह से 3 सर्किट है, तो इनमें क्या होता है कि किसी 2 में आपको वाट मीटर का सीसी जोड़ना है, जो तीसरा फेज रह गया वहाँ पर हम इसकी प्रेशर कॉइल को जोड़ देते हैं,
यानी 2/cc और किसी तीसरे फेज पर pc होती है, तो वो 2 वाट मीटर विधि की तरह ही होता है। यंत्र का नाम क्या है ये पूछा है आपसे, तो पूरी तरह से दिखाया नहीं इसने। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। कौन कौन से आते हैं एब्सोल्यूट में? चुंबकीय सुई आ सकती है, फेज टेस्टर आ सकता है। वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो केवल वैद्युतिक राशि का हमें इंडिकेशन देते हैं, केवल उपस्थिति दर्शाते हैं, हमें ये बताते हैं कि है अथवा नहीं। यदि वैद्युतिक राशि है तो कितनी है ये नहीं बता सकते। अगला सवाल है कि एक मापी यंत्र की सुग्राह्यता किस में होती है? तो ओम प्रति वोल्ट में होती है। बड़ी इकाई हो तो किलो ओम प्रति वोल्ट हो सकती है। ठीक है, बी उत्तर होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बल संकेतक उपकरणों में सूचक की गति पैदा करता है? यानी जो पॉइंटर आपका स्केल पर 0 था वो बाद में बढ़ करके मान लो एम्पीयर मीटर है तो 5 एम्पीयर की तरफ किसकी वजह से गया था? तो दोस्तों इसको डेफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, ऑपरेटिंग टॉर्क भी बोलते हैं, वैसे इसको ध्यान रखना। हिंदी में विक्षेपक बल बोलते हैं इसको। प्रचलन बल भी इसी का दूसरा नाम है, बी ऑप्शन करेंगे। आगे दोस्तों सवाल पूछा है कि सर्किट का नाम क्या है? देखो इसने ऑप्शन दिया है फैन रेगुलेटर का। ठीक है, तो पंखे का रेगुलेटर दर्शाया हुआ था। अगर डायग्राम आप देखेंगे तो दिख जाएगा। आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आते हैं, छोटा सा ही होता है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो होती है उसमें वोल्टेज कितनी होती है? तो 3.2 वोल्ट AC वोल्टेज होती है। और अगला क्वेश्चन इसी मैग्नेट्रॉन का ही है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ काम क्या है। यानी ये मैग्नेट्रॉन जो है वो काम क्या करता है? तो जो ऑसिलेशन उत्पन्न होते हैं ना, जिसमें माइक्रोवेव ओवन में खाना पकता क्या है एक्चुअल में? वो कंपन से ही पकता है। तो वो जो मैग्नेट्रॉन है वही उस खाने को ओसिलेट करता है, कंपन करवाता है। यानी ओसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है वो उस मैग्नेट्रॉन ट्यूब से ही निकलती है। सी ऑप्शन आएगा। पावर ट्रांसफार्मर के इस भाग का नाम क्या है? बकोल्ज रिले दर्शाई हुई थी, जो कि डायग्राम पूरी तरह से नहीं आ पाया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जनरली सिलिकॉन स्टील का ऑप्शन हम ढूंढते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, उसको शॉर्ट में बोलते हैं CRGO। पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। डी उत्तर होगा। ये कहता है कि ठंडी अवस्था में दानेदार जो होता है ना, ग्रेन, छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको फोर्जिंग करके बनाया जाता है। डी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। बस दोस्तों यही थे 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के। उसके बाद मैथमेटिक्स वर्कशॉप कैलकुलेशन के शुरू हो जाते हैं, तो इनका आपको अलग से वीडियो देंगे। ट्रेड थ्योरी से संबंधित यही 40 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।